तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह आए, आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा इस बार यूपी टेट 2026 के लिए। तो यहाँ पर हिंदी के कुछ सेलेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में यहाँ पर आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और आप सभी जो भी यहाँ पर प्रश्न आप देख के जाएंगे, आपको यूपी टेट में यहाँ से बनेंगे ही। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, सीधे शब्दों में बोला जाए, साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साथ रहने की अवस्था। साफ तौर पर बोला जाए, साथ रहने की अवस्था, और या एकता का भाव, यानी मनुष्य को समाज से जोड़ने वाला। तो ये साहित्य शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या आपका दूसरा है। और यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। यूपी टेट का जब भी एग्ज़ाम होता है, और अगर आप चाहते हैं कि एक महीने पहले आपको ऐसा कुछ मिल जाए ताकि आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए, आप किसी प्रकार को लेकर आप यूपी टेट में इस बार चूक ना जाएं, तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक महीने पहले दिया जाएगा जिसको अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है। यमुना के तट पर खेलता कहना इनमें से इसमें से कौन सा अलंकार है? देखिए, यमुना तट पर खेलता कहना, यानी यमुना के तट पर जो कहना है, जो खेलता, तो यहाँ पर ये बात कही गई है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर हो जाएगा, एक दृश्य यहाँ पर बताया गया है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, ये दृश्य अलंकार है। दृश्य अलंकार है, जैसे कि देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सच में बाल कृष्ण कहना को कृष्ण जी को ही बोलते हैं, यमुना तट पर खेलते यानी देख रहे हैं, तो ये दृश्य है। और यहाँ पर उपमा क्यों नहीं होगा? देखिए, उपमा की हम आपको पूरी चीज क्लियर करते हैं। उपमा क्या होता है, रूपक क्या होता है, अनुप्रास क्या होता है। पहले तो अनुप्रास आपको बता देते हैं। देखिए, इसमें किसी प्रकार की ध्वनि की पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये आपका अनुप्रास नहीं है। अब जो बात करेंगे भैया, यहाँ पर हम जो उपमा की, देखिए उपमा ने आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उपमा का अर्थ होता है किन्हीं दो वस्तुओं में समानता दिखाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई दो वस्तुएं, किसी की समानता नहीं दिखाई जा रही है। अब उपमा का क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे उसका यानी वह, यानी बोला जाए उसका चेहरा चांद जैसा है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यानी उपमा दिखाई जा रही है कि चांद जैसा है, और वह शेर की तरह बहादुर है। यानी यहाँ पर समानता दिखाई जा रही है कि वो शेर की तरह बहादुर है, उसको ही हम उपमा अलंकार बोल देते हैं। अब भैया, रूपक अलंकार की हम बात करें तो देखिए, रूपक अलंकार में हम बिना समानता तुलना के जो शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं उसको हम रूपक बोल देते हैं। इसमें समानता नहीं बताई जाती है, इसमें सीधा बता दिया जाता है कि वह वही है। यानी जैसे कि उदाहरण, वह रणभूमि का शेर है, यहाँ पर तुलना नहीं की गई, उसको सीधा बोल दिया गया कि वह शेर है। यानी जैसे चांद तुम्हारा चेहरा है, यानी तुम्हारा चेहरा कैसा, चांद है, यानी तुलना नहीं की गई चांद जैसा है। तो ये अंतर है आपका उपमा और रूपक अलंकार में, ये आपको ध्यान रखना। उपमा में आपको समानता दी जाती है, लेकिन रूपक में आपको समानता नहीं, बिल्कुल वैसे ही मान लिया जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका डी के साथ चले जाएंगे। चलिए, अगला आपके सामने प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिसे आसानी से समझा जा सके, भैया जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? भैया उसको हम ऑप्शन नंबर के साथ चले जाएंगे, बी के साथ चले जाएंगे, यानी सुबोध, ठीक ना। यानी जिसको हम अच्छे से समझ सकें उसको हम सुबोध बोल देते हैं। सुलेख तो आप सभी जानते हैं, सुशील तो आप जानते हैं जो संस्कारी होता है, सुयोग्य तो आप सभी जानते हैं जो योग्यता वाला हो, लेकिन यहाँ पर सुबोध को बोलते हैं जिसे हम आसानी से समझा जा सके, ठीक है ना। चलिए, अगला, खाना शब्द का धातु रूप क्या है? भैया खाना शब्द का धातु रूप अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो भैया खाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है खाना, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पर है निराला, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक मिनट के, हाँ, निराला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भैया निराला शब्द की अगर बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया, उपसर्ग जो शुरू में लगते हैं, प्रत्यय जो अंत में लगते हैं। तो भैया यहाँ पर शुरू में क्या यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया तो अंत वाला ही पूछा जाएगा, तो ला हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका प्रत्यय, यानी निर प्लस ला। निर क्या है आपका उपसर्ग है, और ला क्या है आपका प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया, कविता शब्द का लिंग क्या है? देखिए, कविता शब्द की लिंग की यहाँ पर बात की जा रही भैया। तो कविता शब्द कैसा आपका स्त्रीलिंग है?
ठीक है, मैंने आपको बताया था पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, मेरा मेरी करके, ठीक है ना, या कौन सा कौन सी। देखिए मेरी कविता, मेरा कविता आपने कभी नहीं सुना होगा, तो स्त्रीलिंग है मेरी कविता, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कलम चलाना किसका उदाहरण है भैया? कलम चलाना भैया सीधी सी बात जानते हैं, क्या मुहावरा है, क्या लोकोक्ति है, या वाक्यांश से विशेषण? देखिए कलम चलाना क्या एक यानी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है लिखना, एक निश्चित प्रयोग है, यानी सीधी शब्दों में बोला जाए ये मुहावरे के तौर पर ही इसको रखा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लोकोक्ति मैंने आपको बताया ही था, जो जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या लोकोक्ति है, और वाक्यांश तो आप तो जानते ही हैं। बाकी यहाँ पर जो कलम चलाना क्या होता है आपका मुहावरा है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है मुनहार, माफ कीजिएगा मनुहार शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो देखिए मनुहार का पर्यायवाची की अगर पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा आग्रह। आग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बात के लिए प्यार से कहना या मानना, तो मनुहार बोला जाता है, उसका पर्यायवाची आपका आग्रह हो जाएगा। आदेश सभी जानते हैं, यानी इसके बारे में बताना जरूरी नहीं, यानी आदेशना आप सभी जानते हैं, धार्मिक या वैदिक अर्थ में प्रयोग होता है आदेशना, और निवेदन आप सभी जानते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आग्रह मनुहार का पर्यायवाची है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया वह पढ़ाई में रमा हुआ है। यहाँ रमा हुआ क्या है? देखिए क्या आपकी क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण संज्ञा है। वह पढ़ाई में रमा हुआ है, अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो यहाँ पर क्या बताई गई है? विशेषता यहाँ पर बता दी गई है कि वह रमा हुआ है, अवस्था को दर्शाई गई है, तो भैया वो विशेषण हो जाएगा पढ़ाई में, ठीक है ना। तो यहाँ पर विशेषण के साथ चले जाएंगे, ठीक है, और तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीलकंठ में विष पिया, नीलकंठ ने विष पिया, ठीक है ना। नीलकंठ का अर्थ है, देखिए नीलकंठ का अगर हम अर्थ करें भैया, हम सभी जानते हैं नीलकंठ किसके लिए बोला जाता है, आप सभी पहले से ही जानते हैं, शिव जी, भगवान शिव जी के लिए बोला जाता है, ठीक है, उन्होंने ही विष को पिया था, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक मिनट के, हाँ कवि शब्द में कौन सा समास है? भैया कवि शब्द में कौन सा समास है? हमने आपको पिछले वीडियो में तमाम समास के बारे में बता दिया था, तो कवि शब्द में आपका अव्ययभाव समास है, ध्यान रखिएगा, इसमें अब प्रधान है, जैसे आप सभी यहाँ पर देखा होगा कवि, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तत्पुरुष मैंने आपको बता ही दिया था, कर्मधार बता दिया था, द्वंद्व बता ही दिया था, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा कवि। चलिए अगला यहाँ पर वह सो गया, इसमें प्रयुक्त क्रिया है। देखिए वह सो गया, इनमें प्रयुक्त क्रिया है, क्या सकर्मक अकर्मक भाववाचक संयुक्त? देखिए संयुक्त होगा नहीं, भाववाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। वह सो गया, तो भैया यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्रिया अकर्मक हो जाएगा, यानी किसी बिना सहायता के, यानी स्वयं कर्ता अपने इस क्रिया को पूरा कर रहा है, किसी की सहायता से नहीं कर रहा है, तो यह कर्मक हो जाएगा। सकर्मक मीन्स जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए सकर्मक की, उसको बोलते हैं कर्मक, जिसमें इसकी सहायता ना लिया जाए, तो अपने आप खुद कर रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ना उपसर्ग का अर्थ है, ठीक है, ना उपसर्ग का अर्थ है विरोध, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, निषेध, समानता या वृद्धि। देखिए ना का होता है आप सभी जानते हैं निषेध, नकारात्मक या ना का भाव होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर बी के साथ जाएंगे। चलिए यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। भवानी प्रसाद मिश्र किस काव्य धारा से संबंधित हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की यहाँ पर बात की जा रही, तो भैया ये प्रगतिवाद काव्य धारा से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, ये आपने देखा ही होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न कराए गए थे, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात की जाए तो प्रगतिवाद से ये संबंध रखते हैं, ठीक है ना, प्रयोगवाद से नहीं रखते हैं, ना ही ये छायावाद से रखते हैं, और ना ही कविता, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी हमारी मातृभाषा, यह वाक्य किस प्रकार का है? देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थ वाक्य, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, विस्मयवाचक है? तो भैया अगर यहाँ पर हम बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये आपका विधानवाचक ये हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए ये सामान्य कथन है, और या कथन है, और ये
जो बताता है सामान्य कथन को, इसलिए विधानवाचक हो जाएगा। देखिए अज्ञातवाचक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आज्ञा को लेकर संबंधित कोई भी यहाँ पर बात कही नहीं गई। प्रश्न में यहाँ पर कोई भी प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर बात कर विस्मयवाचक, तो यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर कोई आश्चर्यचकित बात यहाँ पर नहीं कही गई है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो होगा जो विधानवाचक राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अज्ञातवाचक प्रश्न में प्रश्न लगा होता है, आज्ञा में आज्ञा रूपी कुछ शब्द में वाक्य में कहा जाता है, विस्मयवाचक में कोई आश्चर्यचकित जैसे वाह क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ये ऑप्शन सी की साथ चाहेंगे। आपको कुछ ना आता हो लेकिन ऑप्शंस को पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा। आप हिंदी में 30 में से लगभग 28-27 तो मार्कर ले ही जाएंगे। तो यूपी टेट 2026 के लिए सिलेक्टिव प्रश्न है, इनको बार बार देखिएगा, बार बार पढ़िएगा, यहाँ से आपके प्रश्न फंसेंगे। मैं बिल्कुल यहाँ पर कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है। जब आप परीक्षा दिखाएंगे तो कहेंगे कि हाँ भैया आपको बहुत कुछ मिला इस चैनल से, शायद अभी तक मिलियन में लाखों में चैनल से नहीं मिला। तो जय हिंद, जय भारत।